कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 का स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आपने 12th क्लास का बैच स्टार्ट किया और बीच में रोक दिया। रोका नहीं है, 12th क्लास का रेगुलर वीडियो पढ़ रही है। 12th क्लास की थ्योरी मैंने रोक दी थी, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दिए थे। अब न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों की एक एक वीडियो दिया करूंगा, राइट। तो आपका भी काम बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि और स्टूडेंट हमसे जुड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो। देखिए, ये जो चैप्टर था हमारा लेसन 1 चल रहा था जिसका नाम था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर था। तो ये आपका अब के जो नया सिलेबस है उसमें क्या किया है कि एक अलग से एक चैप्टर हुआ करता था वैद्युत फ्लक्स, यानी कि गॉस की प्रमेय का एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आते हैं। तो अब क्या करा है, उस वाले चैप्टर को इसी में जोड़ दिया है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, राइट। तो अब आपका गॉस की प्रमेय वाला जो पोर्शन है वो वाला रह गया है केवल। अब तक जो हमने कराया वैद्युत आवेश करा दिया पूरा, वैद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल, फिर कूलम बल कराया, फिर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई, वैद्युत द्विध्रुव कराया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी कि ये 4-5 डेरिवेशन इंपोर्टेंट में करा चुका हूं, राइट। और इस चैप्टर से एक डेरिवेशन और आएगा जो कि गॉस की प्रमेय पर आधारित आएगा। तो गॉस की प्रमेय को पढ़ने के लिए पहले आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, पहले वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको गॉस की प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। ओके, चलिए पहले वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऐसे समझिएगा जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। भैया जब वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें क्या होंगी, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, सिंपल सी बात है। हमने इस वैद्युत क्षेत्र में एक इस तरह से एक क्षेत्रफल हमने लिया, एक क्षेत्र ले लिया, छोटा सा एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। एक क्या ले लिया मैंने, ये पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ मान लिया। अब ये देखो कि ये इस पृष्ठ के लंबवत कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी इस पृष्ठ से ऐसे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब मैं लेकर चल रहा हूं जैसे कि यहां पर बहुत सारा बल रेखाएं निकल रही हैं, मैंने यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ चुना, तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ के लंबवत, यानी कि पृष्ठ का ऐसे समझिएगा। मेरे पास एक किताब से मैं आपको समझाना चाहूं कि जैसे कि यहां पर, जैसे सपोज दैट कि ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ है सरफेस, सरफेस का ये वाला सिरा क्या है, इसके लंबवत ऐसे रखा हुआ है, तो इसके लंबवत ये है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत। और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसे में इस पृष्ठ को रख दूं तो यहां से जो बल रेखाएं निकल जाएंगी, कितनी इसकी बल रेखाएं निकल रही हैं, उन रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर वही परिभाषा मैंने यहां पर लिखी हुई है। देखिए क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का, उस पृष्ठ यहां पे बद्ध कह दीजिए, या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इसी पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी तो वो इसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, अर्थात इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम किससे, फाई या फाई ई क्यों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होती है, और यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ऐसे समझिएगा। अब कहेंगे सर ये थीटा कहां से आ गया, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं और ये पृष्ठ मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे, तो ये जब पृष्ठ ऐसे ले लिया तो वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे हैं,
ध्यान से समझिएगा, ऐसे पृष्ठ लिया है मैंने और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है ऐसे, ठीक है, ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऐसे। और ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ का लंबवत कैसे, पृष्ठ का जो क्षेत्र है वो ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे, तो इनके बीच में कितना कोण है, थीटा। तो बात को समझ में आई होगी कि ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी वैद्युत क्षेत्र ऐसे, और ये पृष्ठ ऐसे जो रखा हुआ, पृष्ठ का मुंह इस तरह से है, ये वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, वैद्युत बल रेखा, और ये पृष्ठ का मुंह इस तरह से रहेगा ऐसे, ये पृष्ठ का मुंह यानी ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे, तो इनके बीच में कोण कितना है, थीटा। तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर आप जानते भी हैं वैसे भी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर EA cos थीटा। ये थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। थीटा क्या है, थीटा को लिख सकते हो आप, थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा व क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल सदिश, ऐसे समझ लीजिए, क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण ये है। ये एक राशि कैसी होती है, अदिश होती है, इसके विमीय सूत्र ये होता है। इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्षेत्रफल सदिश है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या हम इसको वोल्ट मीटर के नाम से भी जानते हैं। विमीय सूत्र ये हो गया इसका। अब स्पेशल कंडीशन जो कॉम्पिटिटिव के लिए आती है, ध्यान से समझिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां से आगे समझिएगा चीजों को। देखिएगा क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं आपको बताऊं कि देखिएगा, जब आपसे कहेगा थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, स्पेशल पॉइंट समझ लीजिएगा एसपी, यानी स्पेशल पॉइंट, विशेष स्थिति। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री कहे तो 90 डिग्री कब हो सकता है, जब देखिएगा ये वाला चीज कैसा हो जाए, ऊपर की ओर चला जाए, बिल्कुल ये वाला कोण ऊपर चला जाए। तो हमारा जो देखिएगा ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये क्षेत्रफल, यानी इससे जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी ऐसे, तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो मतलब ये है कि ये जो पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है, और यदि ये ऐसे आ जाएगा तो इसके जो वैद्युत बल रेखा देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे रहेगी, ये क्या है, E वेक्टर, और जो हमारा A वेक्टर की जो दिशा है वो ऐसे लंबवत होगी, तो ये वाला जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, पृष्ठ जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तो इससे जो निकलने वाला क्षेत्रफल सदिश है वो A वेक्टर इधर आ जाएगा। तो मतलब ये कब की कंडीशन है, जब ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई। देखो कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि जब ये जो पृष्ठ जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो सर थीटा बराबर तो 0 डिग्री होगा। गलत सोच है। यहीं पर ये कॉम्पिटिटिव का पॉइंट है ना, तो इंपोर्टेंट तो होगा, जरा समझो। ये जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा पृष्ठ, यानी कि अब कैसा रखा है पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत। पृष्ठ तो लंबवत रखा है लेकिन क्षेत्रफल तो ऐसे निकल रहा है, इससे क्षेत्रफल तो ऐसे निकल रहा है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। जब ये लंबवत हो, यानी कि जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये वाला पृष्ठ जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं तो ऊपर को ऐसे निकलेगी, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, ये समझ लो, ये इस पृष्ठ की दिशा है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी और इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर ऐसे, तब ये हो जाएगा। तो तब यहाँ पर फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 0। तो वैसे भी सिंपल सी बात है, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि भाई जब ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे, यानी वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है और इसी की दिशा में यदि मैं ऐसे रख दूंगा इस पृष्ठ को,
तो क्या इसके वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे निकल गई, तो क्या ऐसा संभव है कि ऐसे वैद्युत बल रेखा निकल जाए ऊपर की ओर, इस पृष्ठ के लंबवत निकल जाए, यानी कि इस पृष्ठ से ऐसे पार हो जाए? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है और ये थीटा बराबर, क्योंकि इसका जो है क्षेत्रफल जो सदिश है वो ऊपर की ओर निकल जाएगा, तो इसके यानी कि जितना ये जो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, तब पारंपार इससे बहुत सारी बल रेखा निकले। ऐसे हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत निकल के जाए। तो यही कंडीशन है कि जब ये वैद्युत प्लस कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, यानी कि ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ये वैद्युत दिशा में है और यहां पर क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यानी कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों? ये पृष्ठ तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये वाला जो पृष्ठ है ऐसे रख दिया मैंने, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है और मैंने ऐसे रख दिया, यानी कि ये पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। पृष्ठ तो लंबवत है लेकिन क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल सदिश भी इस तरह से, ए वेक्टर कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहां से थीटा ई और ए वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। यही आपकी अधिकतम की दिशा होगी, यानी कि अधिकतम वैद्युत प्लस कब हो सकता है, जब वो पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है वो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होना चाहिए, तभी तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। ये पृष्ठ तो लंबवत हो जाएगा लेकिन जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, तभी तो ये इससे वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। बात समझ गए होंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ से कुछ 2-3 बातें हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूं। अब देखिएगा 4 स्पेशल पॉइंट और सीख लीजिए क्या है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम cos 45, cos 60, cos 30 ये सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 0 होता है। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे कि cos 120, cos 160, 150, 180, तब फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 से यदि ज्यादा है तो उसका मान ऋणात्मक होता है। आगे बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है और बंद पृष्ठ की अंदर की ओर प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है वो हमेशा ऋणात्मक माना जाता है या ऋणात्मक होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर फ्लक्स निकलेगा तो पॉजिटिव माना जाएगा। यदि बंद पृष्ठ में कोई फ्लक्स प्रवेश करेगा तो वो ऋणात्मक माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का आपका खत्म। अब चलेगा आपकी चीजें, गॉस की प्रमेय चलेगी। ठीक है, गॉस की प्रमेय के लिए आपको ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए और कोण और घनकोण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोण और घनकोण सिंपल सी बात है, वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं इस परिभाषा में। बाकी मैं कोण घनकोण की परिभाषा अब मैं इसमें बता दे रहा हूं, फिर आपका मैं सीधे सीधे आपकी क्या चीज कराऊंगा आगे, सीधे सीधे मैं आपकी यानी कि गॉस की प्रमेय और उसको सिद्ध कराऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो गॉस घनकोण दो परिभाषा और सीख लो, सिंपल सी।
एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। यानी कि ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये एक चाप मान लेता हूं मैं, मान लीजिए ए बी। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर, मान लीजिए यहां पर ये केंद्र है, तो इस पर जो कोण बनाया जाएगा उसको हम समतल कोण कहते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे आर, यानी कि ये त्रिज्या आर है, यानी कि चाप बट्टे त्रिज्या। कोण का मात्रक आपको पता ही है, ठीक है, इसको डायरेक्ट आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, रेडियन होता है कोण का मात्रक, लेकिन मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां पे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए कोई गोला है और ये गोले का छोटा सा क्षेत्रफल है, ये यहां पर केंद्र है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल, इस केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे, अर्थात उसको हम घन कोण कहते हैं। इनकी खास बात यह है, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, और कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। यदि मैं ये छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा और छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा कोण डी ओमेगा बनाए, तो डी ए बट्टे डी आर स्क्वायर होता है। यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, यानी कि सदिश रूप का मतलब यह है कि कोण के साथ लिखूं, तो डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर होता है, या ओमेगा बराबर ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल इसके साथ कितना झुका हुआ है, ये कितना झुकाव है इसका, तो वो कोण दिखाता है, दर्शाता है। हालांकि हम इसको काउंट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर आएगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, लेकिन खास बात यह है कि यदि वृत्त की हम बात करें तो एक पूरे सर्किल के लिए, वृत्त के लिए, यानी एक संपूर्ण सर्किल के लिए, तो थीटा बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है, यानी कि सॉरी कितना हो जाएगा? हाँ, 360। 360 का मतलब कितना होता है? 2 पाई होता है, ठीक है। एक इस तरीके से एक सर्किल बना 180 डिग्री, तो फिर एक और डिग्री 180 डिग्री, यानी कि 360, यानी पाई और पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। यानी कि एक जैसे ये रेखा है और इससे यहां से यदि मैं बात करूं, ऐसे पूरा कोण घुमा दूं तो कितना डिग्री बन जाएगा? 360 डिग्री, अर्थात 2 पाई कोण बन जाएगा। लेकिन उसी तरह से यदि मैं इस पूरे, यहां पर ये क्षेत्रफल है, और ऐसे यदि मैं संपूर्ण गोले की बात करूं, तो संपूर्ण गोले के लिए जो ओमेगा का मान होता है वो 4 पाई लिया जाता है। संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ बोल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो ओमेगा होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर केवल अकेली एक त्रिज्या होती है जो घूमकर 360 डिग्री अर्थात 2 पाई बनाती है। इसमें क्या होती है? यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया जाता है, अर्थात यहां पर क्या होता है? एक बनाएगी एक बार घूमकर, तो कितना हो जाएगा? इसमें 2 त्रिज्या होती हैं, एक त्रिज्या बनाएगी घुमाकर 2 पाई, और दूसरी त्रिज्या भी ऐसे ही घूमेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई और 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। ऐसा देखने के लिए कहां पर मिलता है? ऐसे समझ लीजिए आपके हाथ में आइसक्रीम है, आइसक्रीम, आइसक्रीम जो होती है इस तरह से जो होती है, ऐसे आइसक्रीम जो होती है, तो आइसक्रीम का जो ये पूरा भाग होता है, यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो गोल सा होता है, पूरा 2 रेखा नहीं होंगी, ये पूरा 2 कोण बनाएगा ऐसे। तो ये वाला जो कोण होगा टोटल यदि पूरे पृष्ठ के लिए तो 4 पाई होगा, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? और ये वाला कोण ही आपका कहलाता है डी ओमेगा या ओमेगा। समझ में आई? यही होता है घन कोण, ठीक है। यदि मैं सिंपल ऐसे 2 रेखाओं को ऐसे झुका दूं तो ये हो जाएगा कोण, और यदि मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम ले लूं इस तरह से, ये आइसक्रीम ले लूं ऐसे आइसक्रीम, तो ये जो कोण बनाएगी यहाँ पर, तो ये इस तरह से गोल होगा, तो ये वाला कोण आपका क्या होगा? घन कोण होगा, ठीक है। चलिएगा, बस यही चीज मेरे को बतानी है जो कि आपके गॉस की प्रमेय में यूज होने वाली है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।